नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के संभल इलाके में जबरदस्त तनाव है, टेंशन है। जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध में कल जो हिंसा हुई उसमें 4 नौजवानों की दुखद मौत हुई है। पुलिस ने 25 लोगों को अरेस्ट किया है। 1000 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क और संभल के विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल समेत कुल 15 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन मुस्लिम पक्ष का दावा है कि संभल में जो हुआ वो पुलिस की कारगुजारी है। पुलिस ने ही आग लगाई, पुलिस ने ही गोली चलाई, पुलिस ने ही दंगे जैसे हालात पैदा किए और अब बेकसूर मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन पुलिस ने सबूतों के साथ एक एक आरोप का जवाब दिया। पुलिस का दावा है कि मस्जिद का सर्वे कोर्ट के आदेश पर हो रहा था। पुलिस सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात थी, लेकिन हजारों की भीड़ साजिश के तहत जुटाई गई। फिर मस्जिद में खुदाई की अफवाह फैलाई गई, पुलिस पर पथराव किया गया, फायरिंग की गई। मुरादाबाद के कमिश्नर ने कहा, अगर पुलिस पर हमला हो तो क्या पुलिस हाथ बांधे खड़ी रहेगी? संभल के एसपी का कहना है कि 4 लड़कों की मौत भी दंगाई भीड़ के तरफ से हुई फायरिंग में हुई। पुलिस के इस दावे का आधार क्या है? पुलिस के पास भीड़ के खिलाफ सबूत क्या है? इस मामले में मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है और संभल में हिंसा का दिल्ली में क्या असर हुआ? इस मुद्दे पर कैसे सियासत हुई, मैं आपको हर पक्ष की बात सुनवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता देता हूं कि आखिर संभल में हुआ क्या और कल की हिंसा के बाद आज पुलिस ने क्या एक्शन लिया। असल में संभल में कोर्ट के आदेश पर कल एडवोकेट कमिश्नर हिंदू पक्षकारों को लेकर जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन हजारों की भीड़ वहां पहले से इकट्ठा थी। पुलिस ने सर्वे की जानकारी मस्जिद कमेटी के सदर और मुस्लिम पक्ष के वकील जफर अली को पहले से दे दी थी। चूंकि मस्जिद के आसपास भीड़ एकत्रित हो गई थी, इसलिए पुलिस फोर्स भी बढ़ा दी गई। जब पुलिस ने भीड़ से वापस जाने की अपील की, लोगों को समझाया, उसी वक्त कुछ लोगों ने यह अफवाह फैलाई कि कोर्ट की परमिशन के बगैर मस्जिद के भीतर खुदाई शुरू हो गई है। इससे भीड़ भड़क गई। कुछ देर बाद जामा मस्जिद के पीछे की तरफ आग लगाई गई। धुआं मस्जिद के ऊपर उठा तो लोग और भड़क गए। इसके बाद मुंह पर रुमाल बांधकर भीड़ के बीच खड़े लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू की। फिर कुछ ही मिनटों में चारों तरफ घरों से पुलिस पर पत्थर बरसने शुरू हो गए। थोड़ी देर के बाद जामा मस्जिद के आसपास का इलाका जंग का मैदान बन गया। आज संभल के डीएम और एसपी ने बताया कि पुलिस ने शुरुआत में टीयर गैस के शेल छोड़कर भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की। रबर बुलेट फायर किए गए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। भीड़ बढ़ती जा रही थी, पथराव तेज होता जा रहा था। इसी दौरान आगजनी शुरू हो गई। सोची समझी साजिश के तहत भीड़ में शामिल लोगों ने गाड़ियों को आग लगानी शुरू कर दी। अब आपको इस वक्त का वीडियो दिखाता हूं जब मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हो गया था। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी सर्वे करने वाली टीम को मस्जिद से सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त जामा मस्जिद के सामने वाली गली में पहले से इकट्ठा हुई भीड़ सामने आ गई और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। आसपास के घरों की छतों पर खड़े लोग भी पुलिस को निशाना बनाकर पत्थर चलाने लगे। इसमें 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए। नोट करने वाली बात यह कि पथराव करने वाली भीड़ ने अपना चेहरा नकाब से ढका हुआ था। भीड़ में सबसे आगे बच्चों और नौजवानों को खड़ा किया गया था। पथराव करने वालों में ज्यादातर कम उम्र के लड़के थे। पुलिस का दावा है कि पथराव करने वाली भीड़ में शामिल लोगों ने धारदार हथियार लिए हुए थे। कुछ लोगों के पास देसी तमंचे थे, अवैध असला था। जब पुलिस ने सख्ती की तो भीड़ के बीच से पुलिस पर फायरिंग की गई। कुछ पुलिस वालों को गोली लगी है। पुलिस का दावा है कि जब हालात आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे
तब पुलिस ने भीड़ को डराने के लिए हवाई फायरिंग की। ये जब मस्जिद के पास में जब बलवाई जो है वो आगे बढ़ के उस सर्वे को रोकने का प्रयास कर रहे थे, तब इनके द्वारा भीड़ को मना किया गया और उनको ललकारा गया कि आप अपने अपने गंतव्य वापस चले जाइए। धारा 163 जो कि पहले 144 के नाम से जानी जाती थी वो लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद इसमें फिर भीड़ की तरफ से फायर आया और वो सीओ साहब के पाँव में भी लगा। कल जब फोरेंसिक टीम द्वारा मौके पे कल देर रात्रि जब सब लोग चले गए थे, इस तरीके के वेपन उनके वहां से घटना स्थल पे जहाँ पे कई सारे चप्पल जूते पड़े थे उनके बीच में ये भी बरामद हुआ है। इस तरह देख सकते हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था। पुलिस वालों के पाँव में गोली लगी है और इस तरीके की ये जो है जो उनका जो उद्देश्य था, लेकिन हमारी पुलिस ने और प्रशासन ने साथ में कंधे से कंधा मिला के एक बहुत अच्छे सूझबूझ से इस जो पत्थरबाजों की मंशा थी उसको कंप्लीट नहीं होने दिया। उनकी इच्छानुसार उन्होंने सर्वे को रोकने का भरपूर प्रयास किया। सर्वे शांतिपूर्ण कंप्लीट हुआ, जो कि माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार हो रहा था। पुलिस की बात, पुलिस के दावे आपने सुने। अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर एडवोकेट जफर अली ने क्या बताया, यह आपको दिखाता हूं। जफर अली ने पुलिस के दावों को गलत बताया। जफर अली ने कहा पुलिस अधिकारियों ने भीड़ को उकसाया, पुलिस ने ही गैर कानूनी असले से भीड़ पर फायरिंग की, पुलिस ने ही अपनी गाड़ियों में खुद ब खुद आग लगाई। जफर अली ने कहा वो तो खुद पुलिस के बुलाने पर गए थे, उन्होंने भीड़ के बीच जाकर लोगों से वापस जाने को कहा था, लेकिन पुलिस के इरादे कुछ और थे। जफर अली ने कहा कि कल संभल में जो कुछ हुआ उसमें लोगों का कोई कसूर नहीं है, सारी बदमाशी पुलिस वालों ने की। भीड़ को हटाने के लिए सीओ अनुज कुमार ने उनको गालियां दी, उन पर लाठियां चलवाई और सीधे सीधे उनसे धमकी दी ठोक देने की, यानी गोली मार देने की। तब और हालात उस टाइम ज्यादा बिगड़ गए जब पानी वहां से छूटा। जब वो जामा मस्जिद से पानी बहना शुरू हुआ है नालियों में, तब वो ये समझ गए या उन्हें गलतफहमी ये हो गई कि अंदर खुदाई चल रही है। इसलिए जो है लोग उत्तेजित हो गए और सीओ संभल के लाठीचार्ज करने से, गालियां देने से, ठोक देने से ही ये सारी वारदात हुई है, वरना सब लोग बड़े शांतिपूर्ण तरीके से ये देखना चाहते थे कि क्या हो। इतने पत्थर, इतनी ईंटें छतों पर ये आई कहां से अचानक से? देखिए, ईंटें होना ये स्वाभाविक है कि हर जगह पर कहीं ना कहीं चौके इस तरह के पड़े रहते हैं। जब पुलिस लाठी मार रही है, लाठी चला रही है, तो वो तो निहत्थे लोग थे, वो कुछ तो अपना बचाव करते। आप लाठी मार रहे हैं, उसके बाद आप गोलियां भी मार रहे हैं। आपको गोली अगर मारनी थी तो पैर में मारते, आपने जान क्यों ली? क्योंकि यह दावा किया गया कि पुलिस से फायरिंग की, पुलिस की गोली से ही 4 नौजवानों की मौत हुई। इस पर हमने संभल के एसपी कृष्ण कुमार से सफाई मांगी। उन्होंने कहा हिंसा में जो 4 लोग मारे गए हैं उनके पोस्टमार्टम से यह साबित होता है कि उनकी मौत देसी कट्टों से चलाई गई गोली लगने से हुई है, पुलिस की गोली से नहीं। एसपी कृष्ण कुमार ने कहा पुलिस के पास टीयर गैस शेल्स फायर करने वाली गन थी, पुलिस के पास पिस्टल थी, इंसास राइफल थी, लेकिन 4 लड़कों की बॉडी से जो गोलियां मिली हैं वो 315 बोर के कट्टे से चलाई गई हैं। इस तरह के हथियार पुलिस ने हिंसाग्रस्त इलाकों से बरामद भी किए हैं, इसलिए पुलिस की गोली से किसी की मौत का आरोप गलत है। एसपी ने कहा कि जफर अली साजिश के तहत पुलिस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बार बार अपना बयान बदलते हैं और कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कह रहे हैं। उनके द्वारा ये कहना है कि पुलिस के हाथ में देसी कट्टे थे जबकि ये भ्रामक ही नहीं है। हम लोगों के पास अपनी टीएसएम, टीयर स्मोक म्यूनिशन बिल्कुल थे, पंप एक्शन गन थी हमारे पास जो एसआरपी के जो आरआरएफ है उनके जो असले हैं, उनके जो असले होते हैं वो थे। लेकिन जो इनकी तरह बताया कि देसी कट्टे थे, हम पुलिस, एक यूपी पुलिस बहुत ही प्रोफेशनल फोर्स है। पोस्टमार्टम में भी एक चीज क्लियर करना जरूरी है, जब ये पता चल गया, ये प्रूफ हो गया ऑलमोस्ट कि जो लोग जिनकी डेथ हुई है वो 315 बोर या इस अन्य प्रकार के एमएम के बोर के या बुलेट से हुई है,
तब ये बता रहे हैं कि पुलिस वालों के पास कट्टे आ गए हैं। मतलब किसी भी तरीके से कि पुलिस को उसका पार्ट बनाया जाए कंस्पिरेसी का, उसके लिए भरपूर प्रयास इनके द्वारा किए गए हैं। ये किसी भी ऐसे समय पे दंगाई और पुलिस 100 से 150 मीटर की कम दूरी पे कभी भी कहीं पे नहीं थे। तो ये बताना कि पुलिस द्वारा एकदम क्लोज रेंज में खड़े होके या उनको मारना या फिर तमंचे से 100 मीटर दूरी पे फायर कर देना, ये अपने आप में सवाल उठाता है इस तरीके की चीजें। अब सवाल है कि पथराव करने वाले कौन थे। मुरादाबाद का कमिश्नर आंजनेय सिंह ने कहा कि पुलिस पर पथराव करने वाले ज्यादातर कम उम्र के लड़के थे। सबके खिलाफ लीगल एक्शन होगा तो उनकी जिंदगी खराब होगी। लेकिन पुलिस के पास इस बात पुख्ता सबूत है कि संभल में हिंसा प्लानिंग के तहत की गई। पुलिस को भीड़ ने चारों तरफ से घेर कर निशाना बनाया। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अब कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी रसूखदार हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अचानक से क्राउड को भेजा जाता है, उसमें सारे आप देखेंगे यंग हैं, 25 से नीचे के ज़्यादातर थे, जिसमें से एक बच्चे को तो मेरे सामने ही जब वो पथराव कर रहा था उसको पकड़ा गया। मुश्किल से 13-14 साल का रहा होगा। वो आगे दौड़ दौड़ के पत्थर मार रहा था। उसका पूरा भविष्य ख़राब है। मैंने उससे पूछा भी कि तुम क्या पढ़ाई करते हो? नहीं करता। इस तरीके से लोगों को आगे किया गया। और वहाँ पर आप देखेंगे जब पथराव शुरू हुआ तो मस्जिद के ऊपर पथराव किया गया। जब इसको आप इबादत का घर मानते हैं तो उसके ऊपर आप पत्थर कैसे फेंक सकते हैं, चाहे भले वो सर्वे की टीम हो। पुलिस को हर तरीके से घेर कर वहाँ पर गाड़ियों को फूंका गया। फिर एक विजुअल मस्जिद के पीछे से लेके कि देखो धुआं उठ रहा है, वो धुआं किसने उठाया, वो आग किसने लगाई, उन गाड़ियों में आग लगाई गई, विजुअल्स बनाए गए। इस तरीके के विजुअल्स बनाना या इस तरीके से ये पूरी तरह से सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। कुछ लोग ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, एक्स पे, सोशल मीडिया पे, इन सब पे चला रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक पूरी चेन है और उस पूरी चेन पर हमारी पड़ताल जारी है। बीच में सवाल उठा कि साहब दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, आप ऊपर से कोई पथराव कर रहा है, महिलाएं ऊपर से पत्थर फेंक रही हैं, हम देख रहे हैं, वीडियोग्राफी है उसकी, तो क्या हम उनको जो पत्थर फेंक रहे हैं उनको ऐसे ही छोड़ देंगे? लेके आएंगे। जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसको कानून के दायरे में लाया जाएगा। इसमें जीरो टॉलरेंस के साथ काम करेंगे। कोई किसी मुगालते में न रहे, चाहे वो जितना भी बड़ा और जितना भी छोटा होगा। कानून को जो भी हाथ में लेगा, जो भी कानून तोड़ेगा, चाहे कोई भी पक्ष हो, उसके साथ सख्ती से कार्रवाई उसके साथ की जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस ने बड़ा और छोटा की बात क्यों की, ये आपको बताता हूं। असल में कल संभल में जो हिंसा हुई उसमें 24 पुलिस वाले घायल हुए हैं। संभल सदर के सीओ अनुज चौधरी और एसपी कृष्ण कुमार के पीआरओ को पैर में गोली लगी है। पुलिस इंस्पेक्टर दीपेन राठी भी इस हिंसा में घायल हुए हैं। इंस्पेक्टर दीपेन राठी की शिकायत पर पुलिस ने 800 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। संभल के एसपी कृष्ण कुमार का कहना है कि पुलिस ने अब तक 7 एफआईआर दर्ज की हैं। इनमें 2500 से ज्यादा अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। 15 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर हुई है। अब जिनके खिलाफ नामजद एफआईआर हुई है उनमें संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क, संभल के विधायक हाजी इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल के नाम है। सोहेल इकबाल और जियाउर रहमान बर्क पर इल्जाम है कि उन्होंने लोगों को सर्वे के खिलाफ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ भड़काया, उकसाया। पुलिस अब कल की हिंसा के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जुटा रही है। पुलिस पर भीड़ के हमले की वीडियो से हमला करने वालों की पहचान की जा रही है। कल से अब तक पुलिस ने 25 लोगों को अरेस्ट किया है। टोटल 7 एफआईआर हुई है, 2 थाना नकासा पे और 5 थाना कोतवाली पे, और करीबन 2500 के लगभग लोगों के ऊपर है अभियोग पंजीकृत हुआ है। सभी लोगों की सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा और सबको जेल भेजा जाएगा। और रहमान के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। हाँ, एक हमारे चौकी प्रभारी द्वारा इस नाम से, जिस नाम से आप बता रहे हैं उस नाम से मुकदमा दर्ज किया गया है। बीएनएस 168 के तहत बीएनएस 168 के तहत पहले नोटिस दिया गया था, अब उसके बाद में कार्रवाई की गई है। अब मैं आपको इसका दूसरा पक्ष सुनवाता हूं, लोगों की बात सुनवाता हूं जिनके नाम लिए गए। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई तो उन्होंने सफाई दी। जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि कल जब संभल में हिंसा हुई उस वक्त वो बेंगलुरु में थे, फिर भी पुलिस ने एफआईआर में उनका नाम डाल दिया। जियाउर रहमान बर्क ने कहा जब 19 सितंबर को सर्वे हुआ था तो उन्होंने खुद सर्वे में मदद की थी, लेकिन आज पुलिस ने राजनीतिक साजिश के तहत उनको आरोपी बना दिया। सुनियोजित साजिश कैसे की जाती,
जब वहां पे लोगों को पता ही नहीं कि सर्वे होने जा रहा है तो साजिश कौन करता? जो लोग सर्वे करने के लिए आए थे उनको ही पता था कि हम सर्वे करने जा रहे हैं। कमेटी को भी उन्होंने रात के आखिरी पहरे में उन्होंने किया, हम अभी आ रहे हैं वो करने के लिए। तो साजिश कौन करता? साजिश तो इन लोगों ने की है, सरकार ने साजिश की। पुलिस प्रशासन शासन ने साजिश की है, शासन के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने साजिश की है। और साजिश की है उन्होंने अपने सरकारी असलों के साथ साथ प्राइवेट असलों का इस्तेमाल किया है। जिस दिन ये घटना हुई मैं उस दिन संभल तो दूर की बात है, मैं प्रदेश में भी नहीं था। आप कहाँ थे? मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक अटेंड करने के लिए बेंगलोर गया हुआ था। तो उस समय जब मैं मौजूद नहीं था, मेरे खिलाफ मुकदमा लिखने का क्या औचित्य बनता है? फिर उसके साथ साथ जिस दिन पहला सर्वे हुआ उस दिन मैं खुद वहां मौजूद था, हमने सर्वे कराया। उस दिन क्यों कोई घटना नहीं घटी? जिस दिन जुमे के दिन पूरा पुलिस प्रशासन वहां मौजूद था, हमारे लोगों को नमाज पढ़ने से रोका, उस दिन मैंने जुमे की नमाज वहीं अदा करी संभल की शाही जामा मस्जिद में। उस दिन क्यों घटना नहीं हुई? जब मैं वहां से बाहर हूं तो घटना होती है तो मेरे सर मनते हैं। इसका मकसद सीधे सीधे यही है कि पुलिस ने इस घटना को अंजाम दिया है अपनी लापरवाही नाकामी को छुपाने के लिए, ये और कि मैं अपने लोगों की सही मदद नहीं कर पाऊं, इस वजह से मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया। अब मैं आपको संभल के विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल की बात सुनाता हूं। सोहेल ने कहा वो बेकसूर हैं। उन्हें तो 23 सितंबर की रात को खबर मिली थी कि कल सुबह मस्जिद का सर्वे होगा और वो उस बात की जानकारी देने मस्जिद कमेटी के चेयरमैन के यहाँ गए थे। सुबह वो घर पर थे। पुलिस अफसरों ने उन्हें घर पर देखा था और उन्हें वहीं रुकने के लिए कहा था। सोहेल इकबाल ने कहा पिछली बार सर्वे में उन्होंने पूरी हेल्प की थी और डीएमएसपी ने इस बात के लिए उनकी तारीफ भी की थी। फिर अब क्या हो गया कि उनको हिंसा का जिम्मेदार बताया जाने लगा। मैं निकल रहा था वहाँ से तो इतने में सामने से डीएम साहब, कप्तान साहब, पूरा डेलीगेशन उनका आ जाता है। हम दरवाजे पे खड़े हुए थे, निकलने को थे हम लोग, सामने से वो आ जाते हैं। उस मस्जिद से और इस घर की दूरी काफ़ी लंबी है। उन्होंने देखा कि सामने कोई लोग खड़े हुए हैं, मैं और फारूक साहब खड़े हुए थे इधर साइड में। तो उन्होंने कहा बुलाओ ये कौन लोग खड़े हैं। तो उन्होंने हमें बुलाया रहे। अच्छा, उन्होंने दूर से देखा कि मैं निकला हूँ घर से। तो उन्होंने कहा अच्छा सोहेल तुम वहीं अंदर ही रहना, बाहर मत आना। उन्होंने मुझसे ये ज़ोर से कहा आप घर में ही रहेंगे, अंदर बाहर मत आइए। मैंने कहा ठीक है सर, मैं घर में ही हूँ। ये कह के मैं अंदर आ जाता हूँ। हाँ, अंदर आ जाता हूँ मैं और उन्होंने अपना सर्वे करना शुरू करा और स्प्रेड हो गए सारे जितने भी उनके टीम थी, पुलिस थी और जो जितने भी है ना सिपाही वगैरह थे, सब स्प्रेड हो जाते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे स्प्रेड होने के बाद उनका सर्वे शुरू होता है तो मैं वहाँ बैठता हूँ कुछ देर। मैंने कहा अब ये फैल रहे हैं, पब्लिक होगी नीचे तमाम, हो सकता है या ना मैं निकल रहा हूँ क्या हो। उन्होंने मुझसे घर में रहने के लिए, मैं घर में रुका रहा। फिर उसके बाद जो है वहाँ पर कार्रवाई शुरू हो गई और जो भी हुआ सिनेरियो वो आपने सब आपके सामने ही है। मेरा कहीं पे भी कोई कृत्य अगर ज़रा सा भी हो, कहीं फुटेज ऐसी जगह हो जहाँ पब्लिक में खड़ा हूँ या कोई ऐसी अप्रिय घटना कर रहा हूँ या किसी को बरगला रहा हूँ या कोई और बात हो या मेरी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो या मेरी कोई और वॉइस रिकॉर्डिंग ऐसी हो तो मैं अपने आप को दोषी मानने को तैयार हूँ। संभल के विधायक इकबाल महमूद ने भी अपने बेटे को बेकसूर बताया। इकबाल महमूद ने कहा वो तो शनिवार को शहर से बाहर थे, लखनऊ में थे। वहीं उनको पता चला था कि रविवार को फिर से सर्वे होगा तो उन्होंने अपने बेटे को मस्जिद कमेटी के सदर के पास भेजा था। विधायक इकबाल महमूद ने कहा वो और उनका बेटा कभी भी लोगों को भड़काने में शामिल नहीं रहे। सारे आरोप बेबुनियाद हैं। नहीं, कोई प्री प्लान नहीं था, किसी को मालूम ही नहीं था क्या होगा, किसी को भी मालूम नहीं था। इवन मुझे नहीं मालूम था, मुझे भी रात के 11 साढ़े 11 बजे मालूम हुआ जब जामा मस्जिद कमेटी के किसी सदस्य ने मुझे फ़ोन किया और ये कहा कि साहब आपको कुछ मालूमात है। मैंने कहा नहीं। बोले कल को फिर इनको वो आ रहे हैं कमीशन वाले, वो फिर सर्वे करेंगे। और यही बात मैंने उनको, उनके जो वो हैं मशहूर एडवोकेट साहब जो कमेटी से भी ऊपर उनके पास पद है उसका, मैंने उनको फ़ोन किया और फिर इनको बेटे को भी मैंने सुबह ही टेलीफोन करके लखनऊ से। कितनी तारीख की बात? ये कल की बात है, कल सुबह मैंने कल रात में ही बता दिया था बेटे को कि सुबह जाके मशहूर साहब से कहिए ना कोई बात ऐसी ना हो जाए कि जिससे बात हो, सबको कंट्रोल में रखिएगा। बेटा इन्फॉर्म करने के लिए गया उनके पास, उसके बाद आगे फिर वो कहाँ गया? क्योंकि पुलिस का कहना है कि दंगे को भड़काने में रोल था, लोगों को भड़काने में दंगे के लिए रोल था। नहीं, इस तरह कोई रोल नहीं था। अगर रोल होता तो मुझसे जो प्रशासन यहाँ कहता कि आपके बेटे का रोल अच्छा नहीं रहा। संभल में 4 लोगों की मौत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है इस मामले में हर लेवल पर, हर स्टेज पर शरारत हुई, गलती हुई।
पहले तो सर्वे का ऑर्डर जल्दबाजी में आया, फिर सर्वे जल्दबाजी में हुआ, फिर सर्वे को लेकर अफवाह फैला दी गई। मस्जिद में जहां सिर्फ फोटोग्राफी हो रही थी वहां खुदाई की बात फैला दी गई। अफवाह की वजह से पत्थर और हथियार लेकर भीड़ इकट्ठा हुई। इलाके के लोग कहते हैं कि ये नकाबपोश बाहर से आए थे। कुछ लोगों ने इस भीड़ को भड़काया। भीड़ ने पुलिस को घेर कर पुलिस पर हमला किया और पुलिस का दावा है कि अपनी जान बचाने के लिए एक्शन लेना पड़ा। अगर प्रशासन ने समय रहते सावधानी बरती होती तो शायद इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं होती और भीड़ को मजहब के नाम पर भड़काया ना गया होता तो वो पुलिस पर हमला न करती। सर्वे का काम शांति से हो सकता था, उस पर जंग अदालत में लड़ी जा सकती थी, पर जो हुआ वो उसका बिल्कुल उल्टा है। अब जांच हो जाएगी, दंगा करने वालों की पहचान हो जाएगी, भड़काने वालों को पकड़ा जा सकता है, उन पर केस चलाया जा सकता है, लेकिन जिन 4 नौजवानों की मौत हुई उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। ये इस मामले का सबसे दुखदाई पहलू है। अब दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर साजिश के इल्जाम लगा रहे हैं। इन्हें कितने भी सबूत दिखा दिए जाएं, कितने भी बयान सुनवा दिए जाएं, दोनों तरफ से कोई नहीं मानेगा। दोनों पक्ष अपनी बात पर अड़े रहेंगे, दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराएंगे। मेरा तो कहना है कि मंदिर मस्जिद के नाम पर रोज रोज के झगड़े बंद होने चाहिए। टकराव से कभी किसी का भला नहीं हुआ। जब भी रास्ता निकलता है तो आपसी बातचीत से निकलता है। अगर किसी को लड़ना ही है तो अदालत में जाकर लड़े, क्योंकि जब मजहब के नाम पर लोग लड़ते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, तो नेताओं को अपनी लीडरी चमकाने का मौका मिलता है। संभल में जो कुछ हुआ उसका नुकसान आम जनता को हुआ और राजनीतिक दलों को पूरा पूरा फायदा हुआ। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने संभल में पुलिस और प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी ने संभल में पुलिस प्रशासन पर पक्षपात करने का, मुसलमानों से भेदभाव करने का, जुल्म का इल्जाम लगाया। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा, संभल में जो 4 लोग मारे गए हैं उनकी हत्या के लिए पुलिस वालों पर मर्डर का केस दर्ज हो। अब आप समझते हैं जो संभल के सांसद वहां थे ही नहीं, वहां इसके बावजूद मुकदमा कायम हो जाए अपनी खाल बचाने के लिए कि इनके ऊपर जो मुकदमा कायम होगा वो तो आज नहीं तो कल होगा ही। 302 का मुकदमा यहाँ देगारी के खिलाफ, तो उससे बचने के लिए एक एलिबाई है। समाजवादी पार्टी ने संभल की हिंसा पर चर्चा के लिए पार्लियामेंट में एडजर्नमेंट का नोटिस भी दिया। आज इस मामले को लेकर अखिलेश यादव लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मिले। अखिलेश यादव ने कहा कि जिन लोगों ने बाई इलेक्शन में वोट की चोरी की, उन्होंने उस मामले से ध्यान भटकाने के लिए संभल में हिंसा करवाई। अखिलेश ने कहा, संभल की हिंसा पुलिस स्पॉन्सर्ड थी। दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है, और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? कुछ लोग तो ये कहते हैं कि साबरमती फिल्म देख करके उन्हें लगा कि उन्हें भी बड़ा नेता बनना है, इसलिए ये सब कुछ कराया गया। संभल के मुद्दे पर ओवैसी भी बोले। ओवैसी ने कहा, कोर्ट ने मुसलमानों का पक्ष सुने बगैर ही सर्वे का ऑर्डर दे दिया। 2 घंटे में सर्वे हो भी गया। ओवैसी ने कहा, जब कुछ लोगों को इससे तसल्ली नहीं हुई तो वो नारे लगाते हुए फिर मस्जिद के सर्वे के लिए पहुंच गए। ओवैसी ने कहा, जब सरकार ही जज, जूरी और वकील है तो फिर वो चाहे जो फैसला दे, उसकी मर्जी। वहां पर कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को, कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा यह है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया, दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहां की पीस कमेटी को,
चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही होता है बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाई कोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहां पर तो संभल में। संभल के मामले में अखिलेश यादव ने जो कहा, असदुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया, इसमें कुछ गलत नहीं है। ये उनकी सियासत, उनकी फितरत और उनकी पॉलिटिकल सहूलियत के मुताबिक है। इस केस में मेन किरदार 3 हैं। पहले हैं यहां के एमपी जियाउर रहमान बर्क, दूसरे विधायक इकबाल महमूद और तीसरे सदर जफर अली। इन तीनों में एक बात कॉमन है, तीनों ने कहा जब सर्वे हुआ तो इन्होंने सर्वे कराने में मदद की। बर्क साहब ने कहा कि सर्वे शांति से हुआ, उसके बाद वो बेंगलुरु चले गए। विधायक इकबाल महमूद ने कहा कि वो लखनऊ में थे लेकिन उनके बेटे ने सर्वे कराने में पूरी मदद की। और सदर साहब ने भी कहा उन्हें सर्वे से कोई शिकायत नहीं थी, सर्वे कोर्ट के आदेश पर हुआ और उन्होंने उसका पालन किया, सब कुछ शांति से निपट गया। इसका मतलब पहले सब कुछ ठीक ठाक था। जब स्थानीय राजनीति सामने आई, इलाके में अपनी नेतागिरी, अपने रसूख का सवाल आया, तो इन लोगों ने सारा ब्लेम पुलिस पर लगा दिया। कहा सारी बदमाशी पुलिस ने की, लोगों को पुलिस ने भड़काया। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इतने सारे नकाबपोश कहां से आए, उनके हाथों में हथियार कहां से आए, पत्थर कहां से आए। अगर पुलिस उन्हें लेकर आई थी तो इन लोगों ने पुलिस पर हमला क्यों किया। असल में असदुद्दीन ओवैसी हों, अखिलेश यादव हों या विरोधी दलों के दूसरे नेता, वो हमेशा इस तरह के विवादों को हवा देकर नरेंद्र मोदी को मुसलमानों का दुश्मन साबित करना चाहते हैं। और इसके लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल एक नया मोहरा है। देश भर में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड वक्फ एक्ट को लेकर जलसे कर रहा है। इन जलसों में मोदी सरकार के खिलाफ तकरीरें की जा रही हैं। मौलाना मोदी पर मुसलमानों की मस्जिदों और मदरसों को निशाना बनाने का इल्जाम लगा रहे हैं। बेंगलुरु में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की एनुअल मीटिंग के बाद जो पब्लिक मीटिंग हुई उसमें मौलाना ने खुलकर ऐसी भावनाओं का इजहार किया। कहा मौजूदा हुकूमत मुसलमानों पर जुल्म कर रही है लेकिन अब मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस रैली में मौलाना ने कहा मोदी सरकार की नजर मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर है, इसलिए किसी भी कीमत पर पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास कराने की कोशिश हो रही है। अब मुसलमानों को भी कमर कसनी होगी। चप्पलों के बगैर तो हम चल सकते हैं, इन चप्पलों से कोई पूछ ले कि हमारे बगैर निकल भी सकते हो। आता है निकलना, आता है चलना। यह हिंदुस्तान हमारा वतन है, इस वतन को कल भी हमने बचाया। मुश्किल यह है कि 47 में बदकिस्मती से हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था। 2024 में लोग दिलों का बंटवारा करना चाह रहे हैं। हम इस दिल का बंटवारा होने नहीं देंगे। हिंदू भाइयों, हम आपके बगैर नहीं, आप हमारे बगैर नहीं। हमारे और आपके बीच में ये तीसरा कोई लैंड ब्रोकर आ गया है, जिसकी ना बीवी है ना बच्चे हैं। ये जिधर जाते हैं उधर सताते हैं। लेकिन इनको बता दीजिए और साफ साफ बता दीजिए, कुत्ते वफादार हो ये बात तो सही है, मगर वफादार कुत्ते बन जाएं ये बात सही नहीं है। वक्त की जमीनें जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने एक चैरिटी की थी, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, लोगों के खाने पीने के लिए, लोगों को जीने के लिए। आज उस जमीन पे आपकी नजर क्यों पड़ गई हम जानते हैं महाशय, क्यों पड़ी है। इसलिए कि अब राजा देश नहीं चला रहा है, अब राजा रियल एस्टेट का कारोबार कर रहा है। लेकिन माफ कीजिएगा, ये वक्फ की जमीनें आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फरमाए, अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे, अल्लाह उनको सही सूझबूझ अता फरमाए, अल्लाह उनका घर बसा दे, आमीन।
आज आप कहते हैं कि हम खत्म करके रहेंगे, ठीक है। अगर लोकतंत्र पे शक्ति तंत्र का अहंकार चलेगा तो मैं भी अपने बुजुर्गों की जूतियों में बैठकर कह देना चाहता हूं कि हजरत, अब हम अदालत के दरवाजों पे भीख नहीं मांगेंगे। अब ये कह देंगे कि अगर संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी है। लोगों तैयार रहना, अगर अकाबरीन आवाज दे तो अब अगर जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत पेश कर देना। इसके बाद मौलाना सैयद तनवीर हाशमी ने टीपू सुल्तान का जिक्र किया और कहा कि टीपू सुल्तान की सरजमी पर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की जा रही है, लेकिन हुकूमत ये न भूले कि टीपू सुल्तान के मुल्क में रहने वाले कट तो सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। हम हुकूमत वक्त को बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर अल्लाह और उसके रसूल के बनाए हुए शरीयत के कानून में मदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। हजरत गिरामी बाबा साहेब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान में मदाखलत की कोशिश हो रही है। आप हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सूबे के रहने बसने वाले हैं। टीपू सुल्तान कट तो सकता है मगर झुक नहीं सकता, और टीपू सुल्तान के सूबे में रहने वाले, टीपू सुल्तान के मुल्क में रहने वाले कट तो सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। हम शरीयत इस्लामिया के तहफ्फुज़ के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देंगे और इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से उस वक्त तक ये कोशिश होती रहेगी, ये तहरीक चलाई जाती रहेगी जब तक कि ये वक्फ तरमीमी बिल, वक्फ तरमीमी कानून हुकूमत वापिस ना ले ले। ये सारी तकरीरें वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हो रही हैं, जिस पर फिलहाल संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी विचार कर रही है। सरकार विंटर सेशन में ही वक्फ अमेंडमेंट बिल पास करवाना चाहती है, लेकिन जेपीसी में शामिल विरोधी दलों के मेंबर चाहते हैं कमेटी का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। इसको लेकर आज विरोधी दलों के सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात भी की और इस पर स्पीकर ने जेपीसी का कार्यकाल विंटर सेशन के आखिरी दिन तक के लिए बढ़ा दिया। तृणमूल कांग्रेस के एमपी कल्याण बनर्जी ने कहा, जेपीसी की रिपोर्ट तैयार करने के लिए 3 महीने का वक्त काफी नहीं है, लेकिन चेयरमैन उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि जगदम्बिका पाल 29 नवंबर को रिपोर्ट पेश करना चाहते हैं, लेकिन सभी विपक्षी मेंबर्स की मांग है इसका वक्त बढ़ाया जाए ताकि सबकी बात सुनी जा सके और एक अच्छी रिपोर्ट तैयार होकर सामने आए। हम लोग स्पीकर साहब का साथ भेंट किया है, हम लोग पहले भी भेंट किया। हम लोग का भावना जो था उन्होंने उनको बोला था ये बुलडोज कर रहे हैं, जेपीसी का चेयरमैन बुलडोज कर रहा है, हम लोग को सुनता नहीं है, सबको सुनता नहीं है और ये इतना जल्दी रिपोर्ट नहीं देने सकता है, तो ये रिपोर्ट फॉल्टी हो जाएगा, टाइम लगेगा। तो स्पीकर साहब के सुनने के बाद बोला जी आप लोग को जो भावना है वो भावना को हम लोग रिस्पेक्ट किया है, हाँ, तो टाइम उन्होंने बढ़ा देंगे और जो स्टेट को बात नहीं सुना है उन सब स्टेट को बात सुनेंगे, जो इंटरेस्ट स्टेक होल्डर है सबको बात सुनेंगे, उसका बात जो होगा। वक्फ को लेकर कानून में जो बदलाव किया जा रहा है उसका ताल्लुक उस प्रॉपर्टी से है जिस पर जगह जगह वक्फ बोर्ड का कब्जा है। सरकार का कहना है कि यह बिल सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टीज के बेहतर रख रखाव के लिए है, लेकिन तकरीरों में इसे शरीयत के कानून से जोड़ दिया गया। कानून में बदलाव को मदरसों, मस्जिदों और कब्रिस्तानों के लिए खतरा बता दिया गया। लोगों को यह समझाया गया कि वक्फ केस के लॉ में अगर अमेंडमेंट हो गया तो मदरसों, मस्जिदों, इमाम बाड़ों को सरकार छीन लेगी। ओवैसी साहब ने तो वक्फ के बिल को संभल की मस्जिद के सर्वे से जोड़ दिया। माहौल ऐसा है कि सरकार लाख कहे कि मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तान पर कब्जा करने का उसका कोई इरादा नहीं है। सरकार कितना भी कह ले कि उसकी मंशा वक्फ प्रॉपर्टी को ऑर्गेनाइज करने की है, उन्हें कानून के दायरे में लाने की है, लेकिन आज के माहौल में मुस्लिम समाज के ज्यादातर लोग इस पर यकीन नहीं करेंगे। इसलिए इस कानून पर और व्यापक चर्चा हो, सरकार की मंशा, सरकार का इरादा लोगों को और बेहतर तरीके से बताया जाए तो टकराव कम होगा। इसीलिए लोकसभा स्पीकर ने अच्छा किया कि जेपीसी का कार्यकाल बढ़ा दिया।
अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत के बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। बीजेपी इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। स्ट्राइक रेट जबरदस्त है, इसलिए महाराष्ट्र बीजेपी के नेता चाहते हैं देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। अजीत पवार ने भी देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बनाने की मांग को सपोर्ट किया है, लेकिन शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। शिवसेना के नेताओं का तर्क है कि इलेक्शन शिंदे की लीडरशिप में लड़ा गया। सारे सर्वे उन्हें महाराष्ट्र का सबसे पॉपुलर नेता बता रहे हैं। आगे म्युनिसिपल इलेक्शन में इसका फायदा होगा, इसलिए उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहिए। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने आज सिद्धिविनायक मंदिर जाकर इसके लिए प्रार्थना भी की। इस बीच एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार तीनों आज दिल्ली पहुंच गए हैं। तीनों नेता लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी की शादी के रिसेप्शन में शामिल होंगे और पता चला कि आज देर रात तीनों नेताओं की अमित शाह के साथ मुलाकात हो सकती है और इस मीटिंग में महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री का नाम फाइनल हो सकता है। महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी को इतना मैसिव मैंडेट दिया है कि अब उन्हें काम करके दिखाना होगा। महाराष्ट्र को चमकाना होगा और इसके लिए एक डायनेमिक चीफ मिनिस्टर की जरूरत है। सीटों की संख्या के हिसाब से, अनुभव के आधार पर और चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम के लिहाज से देवेंद्र फडणवीस सबसे फिट बैठते हैं। इस बात को अजित पवार समझते हैं। एकनाथ शिंदे को भी समझना चाहिए कि वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट थे। सिर्फ वर्षा में रहने से, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने से कोई काबिल नहीं बन जाता। और सवाल व्यक्ति का नहीं है, सवाल यह है कि कौन एक अच्छी सरकार चला सकता है। देवेंद्र फडणवीस ने चीफ मिनिस्टर के तौर पर 5 साल अच्छी सरकार चलाई। जनता ने उनको दोबारा मैंडेट भी दिया था, लेकिन उद्धव ठाकरे की जिद की वजह से 5 साल पहले वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए। लेकिन पिछली बार उद्धव ने जिस तरह का कारनामा किया था, उसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी इस बार एक एक कदम संभाल कर रखेगी। दूध का जरा छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी के नेता अपनी ऐतिहासिक हार के लिए, हिस्टोरिकल डिफीट के लिए नए नए बहाने ढूंढ रहे हैं। आज कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव की शिवसेना तीनों पार्टियों ने हार के लिए एक बार फिर ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया। उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को पार्टी के विधानमंडल दल का नेता बना दिया है। उद्धव ने भास्कर जाधव को विधायक दल का नेता और सुनील प्रभु को चीफ विप बनाया है। आज उद्धव ठाकरे के घर मातुश्री के बाहर एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें लिखा था, लड़ते लड़ते भले ही हारा हूं, लेकिन हारने का मुझे दुख नहीं है, फिर उठूंगा, फिर लड़ूंगा। इसके बाद संजय राउत ने कहा, बीजेपी को जनता ने नहीं, ईवीएम ने जिताया है। और इसके बाद संजय राउत ने फॉर्मर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को भी सियासी विवाद में लपेट लिया। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो गंदा खेल चल रहा है, उसके लिए जस्टिस चंद्रचूड़ जिम्मेदार है। महाराष्ट्र में 400 से भी ज्यादा कंप्लेंट्स हमारे पास आई है ईवीएम के बारे में। हम उस बारे में स्क्रूटिनी कर रहे हैं और बाद में क्या करना है देख लेंगे। अभी हमारे नासिक के कैंडिडेट है, हमारे पार्टी के नहीं, उसके घर में, उसके फैमिली में एक साथ रहते हैं, लगभग 70 मेंबर है, उनको 4 वोट पड़े हैं। ऐसा कैसा हो सकता है? शरद पवार जैसा नेता, महाराष्ट्र उसके पीछे खड़ा था इस बार। उनको जिस तरह से सीटें मिली है या अजित पवार को सीटें मिली है, ये कौन सा निर्णय है? इसके लिए ये जो सब कीचड़ हो गया ना महाराष्ट्र में, मिस्टर चंद्रचूड़ जिम्मेदार है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले आज दिल्ली पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की। चर्चा ये थी कि महाराष्ट्र में करारी हार के बाद नाना पटोले इस्तीफे की पेशकश करेंगे, लेकिन पटोले ने इसे अफवाह बताकर खारिज कर दिया। खड़गे से मिलने के बाद नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में धांधली की गई है। उन्होंने खड़गे को अपनी बात समझा दी है। अब आगे क्या करना है, ये राहुल गांधी तय करेंगे। महाराष्ट्र के चुनाव में जो धांधली हुई है, मैं नांदेड़ का उदाहरण देता हूं कि नांदेड़ में बाई इलेक्शन लोकसभा का था, उसी समय में विधानसभा का भी चुनाव, उसी वोटिंग उसी दिन थी। तो लोकसभा में हमारा कैंडिडेट जीत रहा है 6 विधानसभा में, और लेकिन हमारे सभी विधायक हार रहे, तो इतना फर्क नहीं हो सकता।
एक आध जगह कुछ कम ज्यादा हो सकता है, पर जो फर्क हमको देखने मिल रहा है और इसी को लेके लोगों में भी भावनाएं, और सोशल मीडिया भी आप महाराष्ट्र का देखोगे तो लोगों ने कहा कि हमारे वोटों से ये सरकार नहीं आई है। तो ये चिंता हमारे लिए सबसे बड़ी है और हम इसलिए मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मैं मिलने आया और ये विषय में मैं सविस्तर उनसे बात की। उन्होंने कहा कि मैं खुद राहुल जी और हमारे सभी लोगों से बैठ के इस विषय पे बात करते हैं, क्योंकि हमारे लिए भी ये चिंता का विषय हुआ है। इसके बाद कांग्रेस के एक और नेता जी परमेश्वर ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने ईवीएम हैक करने में महारत हासिल कर ली है, इसलिए अब विरोधी दलों का चुनाव जीतना मुश्किल है। कांग्रेस के नेताओं से पूछा गया कि अगर महाराष्ट्र में ईवीएम ने बीजेपी को जिताया तो झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम को बंपर जीत कैसे मिली। इस पर महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर लीडर विजय वटेटीदार ने कहा, बीजेपी बहुत सोच समझकर गड़बड़ी करती है। बड़े राज्यों में ईवीएम से खुद जीत जाती है और छोटे राज्यों में विरोधी दलों को जिता देती है, जिससे कोई सवाल न उठा सके। ईवीएम की जीत है। अब इन्होंने गले में माला डालने से बेहतर है कि ईवीएम के मशीन को माला पहनाए। भाजपा की पॉलिसी हरियाणा लेना, जम्मू कश्मीर देना, महाराष्ट्र लिया, छोटा स्टेट हमको दिया। एक परसेप्शन जो पब्लिक का है उसको एक बदलने की भूमिका उसके पीछे की है, साजिश है। जैसा कि कर्नाटक दिया, बड़े 2 स्टेट ले लिया, तेलंगाना दिया और 2 स्टेट ले लिया, तो ये उसका प्लानिंग है। और जहाँ पे कांग्रेस सेकंड या अलायंस में सेकंड में है, उसी को उन्होंने स्टेट को दिखाने के लिए कोई इनके ऊपर आरोप न लगाए, कोई इनके ऊपर कुछ चर्चा न करे। अब ये लाडली बहन के आड़ में इन्होंने जो खेला खेला, कहाँ लाडली बहन का असर था। बाला साहब थोड़ा लाडली बहन के माध्यम में गिर सकते हैं, जिन्होंने 30,000 लोगों को रोजगार दिया है। ये यशोमती ठाकुर हो, हमारे बंटी पाटिल के भतीजे हो, अमित देशमुख के लड़के हो, या ऐसी कौन सी सुनामी थी? सुनामी एक ही थी, ईवीएम की सुनामी थी। ऐसी बातें करने वाले कांग्रेस के नेताओं को आईना दिखाया उन्हीं की पार्टी की सांसद रजनी पाटिल ने। रजनी पाटिल ने कहा, ईवीएम पर उंगली उठाने के बजाय महाविकास अघाड़ी को ईमानदारी से आत्मचिंतन करना चाहिए। रजनी पाटिल ने कहा कि चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के नेता जिस तरह से आपस में लड़ रहे थे, उसके बाद जीत की उम्मीद करना ही बेकार था। मुझे लगता है कि हमने अभी काम अभी से शुरू करना चाहिए और जैसे हर कोई पार्टी सब साथ में जो दिल मिला होना चाहिए था, वैसे दिल नहीं मिले थे। हमारे लोगों के प्रचार के लिए ना हम एनसीपी के लोग आए थे, ना शिवसेना के लोग आएंगे। शिवसेना के लिए हमारे लोग नहीं गए थे। तो ऐसे अगर होगा तो कैसे एकजुट कौन सी है? इससे अच्छा होता कि हम अकेले अकेले चुनाव लड़ते और पोस्टपोल अलायंस करते। पोस्टपोल अलायंस भी करते तो हम ज़्यादा सीटें ले लेते थे। मुझे लगता है कि यहाँ के ऊपर चर्चा होना और समीक्षा होना बहुत आवश्यक है। महाविकास अघाड़ी में इतने एक झगड़े एक दूसरे के, ये मीटिंग में आएंगे तो हम नहीं आएंगे, ऐसे चल रहा था कि जैसे कि उनके घर का कोई फंक्शन चल रहा है। ऐसे इलेक्शन थोड़ी होते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में हार से उद्धव ठाकरे और शरद पवार को धक्का लगना स्वाभाविक है। उनकी लुटिया उनके अपनों ने डुबोई। उद्धव और शरद पवार अपनी सेहत को दांव पर लगाकर जिन शिंदे और अजित यादव को खत्म करने के लिए इस चुनाव के मैदान में उतरे थे, उन दोनों ने इनको ही ठोक दिया। जब चेले गुरु को पटकते हैं तो दर्द ज्यादा होता है, लेकिन दर्द कितना भी हो, इलेक्शन कमीशन को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बुरा भला कहना गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन इसके लिए संवैधानिक संस्थाओं को जिम्मेदार ठहराना अच्छी आदत नहीं है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा दुर्गति कांग्रेस की हुई है। लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीतने के अहंकार ने राहुल गांधी को भ्रमित कर दिया। महाराष्ट्र के चुनाव में भी वो संविधान की किताब लहराते रहे, अंबानी और अडानी को कोसते रहे। उनकी पार्टी के कुछ नेताओं ने समझाने की कोशिश की कि इससे कुछ नहीं होगा। राहुल ने हरियाणा के चुनाव में भी यही किया था, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। उन्हें यह भी नहीं पता कि उनकी अपनी पार्टी के लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने के बाद जितना संभल गई, कांग्रेस उतना ही फटक गई। नतीजा यह हुआ कि पार्टी वापस वहीं पहुंच गई जहां 2024 के चुनाव से पहले थी। कार्यकर्ताओं में निराशा है, प्रवक्ताओं के चेहरे पर उदासी है,
अपनी लीडरशिप के प्रति उनका विश्वास कम हुआ है। चाहे कोई कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, कितना भी ओवर कॉन्फिडेंस दिखा दे, लोकतंत्र का कड़वा सच ये है, पार्टी नेता उसी को मानती है जो चुनाव जिता सके। जिसकी लीडरशिप में एक के बाद एक चुनाव हारते जाएं, आगे जीत की संभावनाएं धूमिल होती जाएं, उसे कोई लीडर नहीं मानता। आज पार्लियामेंट के विंटर सेशन की शुरुआत हुई। उम्मीद के मुताबिक राहुल गांधी और विरोधी दलों के बाकी नेता गौतम अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाकर आए थे। दोनों सदनों में कार्रवाई रोककर अडानी के मुद्दे पर चर्चा के नोटिस दिए गए थे। नोटिस नामंजूर हुए, हंगामा हुआ, कार्रवाई बुधवार तक के लिए स्थगित हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधी दलों की रणनीति का अंदाजा लगाकर आए थे, इसलिए उन्होंने सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही कह दिया था कि विरोधी दल बार बार हार रहे हैं, जनता बार बार उन्हें मैसेज दे रही है, लेकिन वो जनता का संदेश समझने को तैयार नहीं है। मोदी ने राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा जिन नेताओं का नेतृत्व जनता दर्जनों बार ठुकरा चुकी हो, फिर भी संसद में हंगामा करके उन्हें नेता बनाने की कोशिश हो तो विपक्ष का भला होने वाला नहीं है। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है, और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है, और जब समय आता है तो सजा भी देती है। 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं, और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं, और परिणाम स्वरूप जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। राहुल गांधी पार्लियामेंट में अडानी के पोस्टर लहराते हैं, हर पब्लिक मीटिंग में अडानी और मोदी के कनेक्शन का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन वो आज तक ये नहीं साबित कर पाए कि अडानी ने मोदी को क्या फायदा पहुंचाया। न इलेक्टोरल बॉन्ड में अडानी का नाम निकला, न अमेरिका ने जिन राज्यों पर आरोप लगाए वहां बीजेपी की सरकार है, और राहुल गांधी इस बात का भी जवाब नहीं देते कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, अडानी को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट क्यों मिले। अगर वहां पर अडानी ने कॉम्पिटिटिव बिड में कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए तो बाकी जगह प्रॉब्लम क्या है। अगर महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस की इतनी बुरी हार नहीं होती तो राहुल गांधी ये मान लेते उन्होंने अडानी का मुद्दा उठाया इसलिए मोदी की हार हो गई। अब उनकी अपनी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस को उन इश्यूज पर ध्यान देना चाहिए जो सरकार पर चिपक सकें। 10 साल से अंबानी अडानी का इशू उठा रहे हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। जम्मू के कटरा में आज दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, पुलिस पर पत्थर फेंके। असल में कटरा के लोकल दुकानदार वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा में ताराकोट बाग से सांझी छत के बीच रोपवे बनाना चाहता है। इस प्रोजेक्ट में 250 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। रोपवे बन जाने से माता वैष्णो देवी के भक्त 12 किलोमीटर की चढ़ाई से बचेंगे। रोपवे के बन जाने से बुजुर्ग आसानी से माता के दरबार में पहुंच सकेंगे, लेकिन पिट्ठू पालकी वाले, घोड़े वाले और इस रास्ते में पड़ने वाली दुकानों के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि रोपवे बनने से उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी, इसलिए रोपवे प्रोजेक्ट को कैंसिल किया जाए। पिट्ठू पालकी वालों और स्थानीय दुकानदारों ने 4 दिन से ये प्रोटेस्ट किया हुआ है। जिस सड़क पर प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम किया था
वहां से आज जब सीआरपीएफ की गाड़ी गुजरने लगी तो मामला बढ़ गया। प्रदर्शनकारियों ने सीआरपीएफ की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो प्रोटेस्टर्स ने उन पर पत्थर चलाए। जिन्ने लोग इत्थे बैठे थे जिथों भी आए थे, जेड़ा घोड़ा चला रहा है, पिट्ठू चला रहा है, पालकी चला रहा है, क्यों भी अपना बड़ा भरा मंदा होएगा और मेरी गल मन्नेगा और एदा सॉल्यूशन अस जरूर कट के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जब भी कोई इस तरह का प्रोजेक्ट बनता है तो लोगों को इस तरह की आशंकाएं होती हैं कि उनका रोजगार खत्म हो जाएगा। ये स्वाभाविक है। अच्छी बात है कि पुलिस ने प्रदर्शन के खिलाफ सख्ती नहीं बरती और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कटरा के दुकानदारों को आश्वासन दिया, उनकी परेशानियों को समझा जाएगा और भरोसा दिलाया कि वो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे जिससे माता वैष्णो देवी के भक्तों की परेशानियां भी खत्म हो जाएं और दुकानदारों को भी किसी तरह का कोई नुकसान न हो। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी। फिलहाल देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट।